वहाँ पर कोई है। कौन है वहाँ? मार देगा हमें वो। उस कमरे में काला साया है। वो देखो कोई गुजरा। I can feel someone breathing. अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द चैनल। हॉरर कहानियाँ बहुत सुनी होंगी, पर कुछ कहानियाँ एक एक्सपीरियंस होती हैं जहाँ कुछ गलत तो नहीं होता, पर वो ज़िंदगी में एक असर छोड़ जाती हैं। ऐसा ही एक वाक़या अतिया के साथ हुआ है, जिससे उसे ये पता चला कि ये मखलूक हमेशा बुरी नहीं होती या नुकसान नहीं पहुँचाती, बल्कि ये हमारे साथ रहती हैं, और जब हमारी वजह से उनको कोई तकलीफ़ होने लगती है तो तब वो ज़ाहिर होती हैं। इस कहानी को एंड तक सुनोगे तो पता चलेगा कि इस पूरे वाक़ये के बाद उस मखलूक ने कैसे अपने आप को दिखलाया था। मिस मत करना। पर अगर पहली बार चैनल पे आए हो तो इसे सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को दबा दो ताकि यूट्यूब पे गुम ना हो और आराम से चैनल तक पहुंच सको। तो अब कहानी शुरू करते हैं। आप लोगों ने बहुत सी हॉन्टेड कहानियां सुनी होंगी, पर मेरे साथ जो वाक़या हुआ वो बहुत इंटरेस्टिंग है। 2015 में मैं अपनी फैमिली के साथ मलेशिया मूव हुई थी। मेरे हस्बैंड एक मल्टीनेशनल कंपनी में हेड मार्केटिंग हुआ करते थे। मेरी 2 बेटियां हैं जो उस वक्त 4 और 6 साल की थी। उस वक्त मेरे हस्बैंड का ट्रांसफ़र मुख्तलिफ कंट्रीज़ में होता रहता था। तो कभी हम सिंगापुर, कभी तुर्किया, तो कभी कहीं और मूव हो जाते थे, और कुछ साल वहाँ रहने के बाद कहीं और ट्रांसफ़र हो जाता था। तो इस बार उनका ट्रांसफ़र मलेशिया हुआ था, और हम कुछ अरसे पाकिस्तान में छुट्टियां गुजारने के बाद मलेशिया मूव हो गए। मलेशिया में शुरू में हमें कंपनी ने एक होटल अपार्टमेंट दिया था। फिर जब घर फाइनलाइज हो गया तो उन्होंने हमें वहाँ मूव कर दिया। ये घर कोलालमपुर के एक पोश एरिया में था और एक बहुत खूबसूरत डबल स्टोरी घर था। इस घर में 6 कमरे थे, 3 ऊपर और 3 नीचे, और काफ़ी स्पेशियस घर था। ये हमारी फैमिली के लिए बहुत बड़ा था और हमें पर्सनली इतने बड़े घर की ज़रूरत नहीं थी, पर यह कंपनी की तरफ से था तो उन्होंने मेड का भी अरेंजमेंट करा दिया था, जिसकी वजह से मैं काफ़ी रिलैक्स हो गई थी, क्योंकि शुरू में मुझे यही कंसर्न थे कि मैं अकेले 2 बच्चियों के साथ इसे कैसे मैनेज करूंगी। अब मैं आपको अपने बारे में कुछ बताती हूँ, और इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं कि मैं अपनी तारीफ़ कर रही हूँ, बल्कि इसलिए क्योंकि इसका इस कहानी से बहुत गहरा ताल्लुक़ है। मैं हिजाब करती हूँ, और इस तरह करती हूँ कि सर के बाल से लेकर चिन तक पूरा कवर करती हूँ, और अबाया पहनती हूँ, जो कि इस तरह होता है कि पूरी लंबी चादर नीचे तक जाती है। बचपन से ही घर में नमाज का माहौल था, तो 5 वक्त की नमाजें पढ़ती हूँ, और रोज़ कुरान की तिलावत का भी मामूल है। मैंने सही तजवीद के साथ कुरान भी पढ़ा है, तो मेरी क़िरात भी काफ़ी अच्छी है। जब हम इस घर में मूव हुए तो हमने घर को इस तरह सेट किया कि नीचे हमारा बेडरूम, एक बच्चों का बेडरूम और एक रूम बच्चों के लिए स्टडी बना दिया। ऊपर एक बच्चों के लिए प्ले रूम, एक को मुसल्ला जहाँ पे नमाज और कुरान पढ़ते थे, और एक को स्टोर बना दिया। नीचे वाले पोर्शन पे, जो ऊपर वाले पोर्शन पे स्टेयर्स जाती थी, उसके नीचे भी हमने नमाज के लिए एरिया बना दिया था कि कभी ऊपर जाने का मूड ना हो तो उधर नमाज पढ़ लिया करें। वहाँ काफ़ी जगह थी। घर सेट होने के बाद जब मेरे हस्बैंड की जॉब शुरू हो गई और बच्चों का स्कूल स्टार्ट हो गया, तो मैं घर में ज़्यादातर अकेली होती थी। मेड आती थी तो सफाई करवा के कभी कोई किताब पढ़ लेती थी या सो जाती थी। मेरे हस्बैंड के कुछ यूनी फ्रेंड्स थे मलेशिया में, तो जब पहला वीकेंड आया तो उन्होंने मुझसे कहा कि उन्हें रात में अपने फ्रेंड्स के साथ बाहर जाना है, 1-2 बजे तक आ जाएंगे। अब मियाँ को रोकने का तो कोई फ़ायदा होता नहीं, तो मैंने उन्हें जाने दिया और अपनी बेटियों को सुलाकर खुद सोने लेट गई,
क्योंकि शिफ्टिंग की वजह से काफ़ी थक चुकी थी मैंने बेडरूम के बाहर की लाइट ऑन छोड़ दी और अपने और बच्चों की रूम की लाइट्स ऑफ कर दी। अब मैं कच्ची नींद में ही होंगी या गुनूदगी में या शायद ख्वाब था। मैं देखती हूँ कि मेरे रूम में अंधेरा है और मेरी नज़रें बेडरूम के दरवाजे पे हैं और मेरे बेडरूम का दरवाज़ा खुलता है और बाहर की रोशनी मेरे रूम के अंदर आती है। फिर एक औरत मेरे रूम के अंदर आती है जिसने हिजाब किया होता है और उसी तरह अबाया पहना होता है जैसा मैं पहनती हूँ। उसका चेहरा मुझे नज़र नहीं आता क्योंकि उसने चेहरा नीचे किया होता है। वो आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए मेरे पास आके खड़ी हो जाती है और फिर मेरे बेड पे जहाँ मेरे पैर होते हैं वहाँ बैठ जाती है। मैं उससे पूछती हूँ कि तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो? तो वो मुझसे कहती है कि अगर ये सवाल मैं तुमसे पूछूं कि तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो, मैं उससे कहती हूँ कि मैं अतिया हूँ और यहाँ अभी अपने हस्बैंड और बच्चियों के साथ शिफ्ट हुई हूँ। तो वो मुझे कहती है कि ये मेरा घर है और मैं यहाँ अपनी बच्चियों के साथ रहती हूँ। तुम यहाँ से चली जाओ, ये मेरा घर है। अब मैं बोलना चाहती हूँ पर मेरे मुंह से अल्फाज नहीं निकल पाते और फिर वो आराम से उठती है और आहिस्ता आहिस्ता दरवाजे से बाहर चली जाती है और दरवाज़ा बंद कर देती है। मैं आंखें खोलने की कोशिश करती हूँ पर खुल नहीं पाती। फिर थोड़ी कोशिश करके जब मेरी आंखें खुलती हैं तो मेरे दिल की धड़कनें बहुत तेज़ होती हैं पर घबराहट नहीं थी। मैं उठती हूँ और किचन में जाकर पानी पीती हूँ तो मुझे ऐसा महसूस होता है कि आसपास एक बहुत प्यारी खुशबू है, जैसे कोई बहुत अच्छा इत्र लगाया हो किसी ने। पर नींद में थी तो ज़्यादा सोचा नहीं और स्लीप पैरालिसिस समझ के दोबारा सोने लेट गई। सुबह नाश्ते पे मैंने अपने हस्बैंड को बताया कि मैंने रात में अजीब सा ख्वाब देखा, तो उन्होंने ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दी मेरी बात को। ये पूरा दिन नॉर्मल गुजरा, पर रात में आज मेरे हस्बैंड घर में ही थे तो हम लोग डिनर के बाद सोने लेट गए। अब मैं जब सो गई तो मैं ख्वाब में फिर देखती हूँ कि मेरे बेडरूम का दरवाज़ा उसी तरह खुलता है जैसे पिछली रात को खुला था। फिर से एक औरत हिजाब किए हुए मेरी तरह अबाया पहने हुए मेरे रूम में आती है और मेरे पैर वाली साइड पे बेड पे बैठ जाती है। वो कहती है कि तुम गई नहीं, मैंने तुमसे कहा था ये घर मेरा है, यहाँ से चली जाओ। मैं बहुत प्यार से कह रही हूँ कि यहाँ से चली जाओ, तुम्हारी वजह से हमें बहुत परेशानी हो रही है। मैं इस बार उसे कुछ नहीं कहती और वो मेरे बेड से उठती है और आहिस्ता आहिस्ता रूम से बाहर चली जाती है और दरवाज़ा बंद कर देती है। अब घबराहट से मेरी आंख खुलती है तो मेरी धड़कनें उसी तरह तेज़ होती हैं। मैं देखती हूँ कि मेरे हस्बैंड मेरे साथ ही लेटे होते हैं। इस बार मुझे थोड़ी घबराहट भी थी तो मैं अपने हस्बैंड को उठाने की कोशिश करती हूँ, पर वो मुझे सोने का कहकर मुंह दूसरी तरफ करके सो जाते हैं। मैं भी सोने की दुआएं पढ़कर लेट जाती हूँ और फिर सो जाती हूँ। सुबह मैं फिर अपने हस्बैंड को बताती हूँ कि मैंने क्या देखा था रात में, तो वो चिढ़कर कहते हैं कि ख्वाब है, इतना सीरियस नहीं लिया करो। तो मैं चुप हो जाती हूँ और वो दिन भी नॉर्मल गुजरता है। अगले रोज़ वीकडे था, तो जब मेरे हस्बैंड ऑफिस और मेरी बेटियां स्कूल चली गईं तो मैं थोड़ी देर सोने के बाद उठी। उस वक्त मेड आ गई थी तो उससे काम का बता के अपने कामों में लग गई। जब मेड चली गई तो ज़ोहर का टाइम हो गया था, तो मैं वज़ू करके ज़ोहर पढ़ने स्टेयर्स के नीचे वाले एरिया में गई। वहाँ ऑलरेडी हमने जा नमाज़ें बिछाई होती थीं जो वहीं बिछी रहती थीं। तो मैंने ज़ोहर की नीयत बांधी और ज़ोहर पढ़ने लगी।
अब मैं तीसरी रकात के लिए तशहुद से खड़ी हुई होंगी कि मुझे एक पुरअसरार सी फीलिंग हुई और मेरे रोंगटे खड़े होने लगे। और फिर एकदम ऐसा महसूस हुआ कि शायद मेरे पीछे कोई है। ऐसा जैसे जब महसूस होता है जब कोई आपके पीछे नमाज पढ़ रहा हो। मैंने नमाज तोड़ी नहीं, पर जल्दी जल्दी पढ़ने लगी। और जब मैंने पहला सलाम फेरा तो मुझे पीछे कोई अपने साथ सलाम फेरता हुआ महसूस हुआ। मैंने जल्दी से दूसरा सलाम फेरा और पीछे मुड़ी तो वहाँ कोई नहीं था। पर मुझे स्टेज पे ऊपर कोई मूवमेंट फील हुई और मैंने ऊपर स्टेज पे देखा तो मुझे किसी के अबाए का पीछे का हिस्सा नजर आया जो ऊपर जाते जाते मेरी आंखों से ओझल हो गया। अब मैं तेजी से ऊपर स्टेज पे जाने लगती हूँ तो मुझे उस पूरे हिस्से में वही खुशबू आती है जो मुझे उस रात को आई थी। मैं खुशबू को फॉलो करते हुए ऊपर जाती हूँ तो मुझे ऊपर वाले पूरे हिस्से में वो खुशबू फैली हुई महसूस होती है, पर ऊपर होता कोई नहीं है। मैं वहीं पे खड़ी खुशबू को महसूस कर रही होती हूँ कि मुझे उस कमरे से जिसे हमने नमाज और कुरान के लिए सेट किया था वहाँ से आवाज़ें आने लगती हैं। मैं कान आगे करके गौर से सुनने लगती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है जैसे कोई क़िरात कर रहा हो। मैं आहिस्ता आहिस्ता उस कमरे की तरफ जाती हूँ। मेरे दिल की धड़कनें उस वक्त बहुत तेज़ी से धड़क रही होती हैं और मेरा जिस्म काँप रहा होता है, पर मैं हिम्मत करके उस कमरे के दरवाजे को आहिस्ता से खोलती हूँ। और जैसे जैसे मैं दरवाज़ा को अपने हाथों से खोलती हूँ मुझे वैसे वैसे कोई नज़र आने लगता है। दरवाज़ा खुलता जाता है और मुझे और नज़र आता है और मैं फिर अपना सर थोड़ा अंदर करके देखती हूँ तो मुझे एक औरत की बैक नज़र आती है और वो तिलावत कर रही होती है और उसके दोनों साइड पे दो बच्चियाँ बैठी होती हैं जिनकी भी मुझे बैक नज़र आती है। उस औरत ने मरून कलर का हिजाब और अबाया पहना होता है और उन दोनों बच्चियों ने ब्लैक कलर के अबाए। ऐसा जैसे कोई माँ अपनी बच्चियों को कुरान पढ़ा रही हो और जैसे तिलावत करते हुए आगे पीछे हिलते हैं, तीनों ऐसे ही आगे पीछे हिल रही होती हैं। उस कमरे में वही खुशबू थी जो बाहर आ रही थी। फिर मेरे देखते देखते वो तिलावत बंद कर देती हैं और एकदम रुक जाती हैं, जैसे उन्हें ये पता चल गया हो कि मैं उन्हें दरवाज़ा खोल के देख रही हूँ। मैं डर से दरवाज़ा बंद करती हुई और तेज़ी से नीचे की तरफ भागती हूँ और नीचे लाउंज में आके मंजिल उठा के पढ़ने लगती हूँ। अब ये तो कन्फर्म हो गया था कि यहाँ कोई और भी रहता है और मुझे वो ख्वाब आना कोई स्लीप पैरालिसिस नहीं था। मैं मंजिल ख़त्म करने के बाद अपना बैग उठाकर बाहर चली जाती हूँ क्योंकि अकेले मुझे घर में बहुत खौफ आ रहा होता है और वापस तब आती हूँ जब मेरी बच्चियों के आने का टाइम होता है। मेरी बच्चियाँ स्कूल से आती हैं तो मैं उन्हें लेकर नीचे ही बैठी रहती हूँ और उन्हें ऊपर जाने नहीं देती। शाम में जब मेरे हस्बैंड आते हैं तो मैं उन्हें ये वाक़या बताती हूँ तो वो गुस्सा होने लगते हैं कि क्या फजूल बातें कर रही हो और बहुत चिढ़ते हैं और मेरा यकीन नहीं करते। वो कहते हैं कि तुम्हें ही ये सब क्यों नज़र आ रहा है और मुझे और बच्चों को क्यों नहीं आता, और मुझे चुप करवा देते हैं। पर मैंने जो देखा उसे मैं कैसे झुटला सकती थी। अब उस रात फिर जब मैं सोने लेटती हूँ तो मैं फिर से ख्वाब देखती हूँ। मैं देखती हूँ कि इस बार मेरे कमरे का दरवाज़ा खुलता है और उसी तरह कमरे के बाहर की लाइट्स ऑन हैं, पर इस बार मेरे कमरे में कोई नहीं आता। मैं ख्वाब में अपने बेड से उठती हूँ और आहिस्ता आहिस्ता डरते डरते अपने रूम से बाहर निकलती हूँ। जैसे ही मैं रूम से बाहर निकलती हूँ तो मेरे राइट पे लाउंज है जहाँ पे सोफ़े हैं। तो मैं देखती हूँ कि वही औरत मरून अबाए पहने दो बच्चियों के साथ बैठी है और इस तरह बैठी है जैसे उसके दोनों पैर सोफ़े पे इस तरह हैं जैसे हम नमाज में तशहुद में अत्तहियात में बैठते हैं। मैं वहीं खड़ी रहती हूँ तो वो अपना मुंह मेरी तरफ मोड़ती है। मुझे उसका चेहरा अभी भी सही से नज़र नहीं आता और वो मुझसे कहती है कि तुम्हें समझ नहीं आ रहा, ये मेरा घर है, यहाँ मैं रहती हूँ। मैं फिर तुमसे कह रही हूँ मेरे घर से चली जाओ, तुम्हारी वजह से मेरी बच्चियाँ बहुत परेशान हैं।
इस बार उसकी आवाज़ में मैं गुस्सा महसूस कर रही थी, क्योंकि उसकी आवाज़ ऐसी थी जैसे आवाज़ में थोड़ा एको हो और तेज़ी हो। मेरी आँख खुल जाती है और मैं रोने लगती हूँ, पर मैं अपने हस्बैंड को नहीं उठाती, क्योंकि उन्होंने तो मुझे चुप ही करवा देना था। पर मैंने सोच लिया था कि इस बार इनसे फर्मली कहूँगी कि मेरा यकीन करें। सुबह जब मैंने उन्हें बताया तो एज़ यूजुअल वो चिढ़ने लगे, पर इस बार मैं भी खामोश नहीं रही और हमारी बहस हो गई। मैं रोने लगी और वो गुस्से में ऑफिस चले गए, ये कहते हुए कि तुम कहीं से मुझे पढ़ी लिखी नहीं लगती। उस रोज़ मैं बहुत बेबस फील कर रही थी। मैंने बच्चियों को भी स्कूल नहीं भेजा और रोते रोते सो गई। मेरी आंख देर से खुली तो मैं उठकर ज़ोहर पढ़ने की तैयारी करती हूँ। वज़ू करती हूँ और स्टेयर्स के नीचे वाली जगह पे सर नीचे करके नमाज पढ़ने जाने लगती हूँ। जब मैं वहाँ पहुँची और अपनी नज़रें उठाई तो मुझे सामने एक औरत नज़र आती है। मैं चौंक जाती हूँ। ये वही औरत थी जिसे मैं आज तक ख्वाब में देख रही थी। उसने हिजाब किया हुआ था और वही मरून लंबा ढीला ढाला बाया पहना हुआ था, पर उसका चेहरा मैं नहीं देख सकती थी क्योंकि उसने अपना सर नीचे किया हुआ था। मैं ये देखते ही फेंट हो गई। अब मेरी आंख पानी के छींटों से खुलती है, जैसे किसी ने मेरे मुंह पे पानी के छींटे मारे हों। मैं अपना सर पकड़ते हुए जब उठती हूँ तो वहाँ कोई नहीं होता। मुझे बहुत चक्कर आ रहे होते हैं और सर दर्द से फट रहा होता है। मैं अपने बच्चियों के पास जाकर उनसे पूछती हूँ कि आपने मुझे उठाया है, तो वो मना करती हैं कि हम तो कार्टून्स देख रहे थे और आप वहाँ सो रही थी तो हमने नहीं उठाया। उस वक्त असर का वक्त हो चुका था, तो मेरे दिल में यही ख्याल आया कि शायद मुझे नमाज के लिए उठाया गया है और उसी ने उठाया है जो मुझे नज़र आई थी। शाम में जब मेरे हस्बैंड आए तो वो अपने रवैये के लिए माफ़ी मांगने लगे, तो मैं भी कामली उनको बताती हूँ कि मैं सच कह रही हूँ और ये सारी चीज़ें मेरे साथ हुई हैं। वो कहने लगे कि मैं किससे बात करूँ, लोग कहेंगे कि कैसे दकियानूसी लोग हैं, जिन भूतों की बातों पे बिलीव करते हैं। मुझे ये बातें किसी से डिस्कस करते हुए भी शर्म आती है। पर अब उस रोज़ डिनर के बाद अजीब सी चीज़ें होने लगीं। मेरे हस्बैंड बच्चों के टॉयज़ में बैटरीज डाल रहे थे और मैं फ़ोन पे कुछ देख रही थी और मेरी बच्चियां अपने टॉयज़ से खेल रही थीं कि हमने ऊपर वाले हिस्से से धड़म 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 करके भागने की आवाज़ें आती हैं, जैसे कोई एक तरफ से दूसरी तरफ भाग रहा हो। और फिर बच्चियों की हंसने की आवाज़ें आती हैं, जैसे ऊपर बच्चियां खेल रही हों। मेरे हस्बैंड मुझे देखते हैं और मैं उनको, पर इस बार मैं बिल्कुल नहीं घबराती कि इन्हें भी पता चले कि मैं सच कह रही थी। वो टॉयज़ को छोड़कर ऊपर जाके देखते हैं और पूछते हैं कि कौन है। तो ऊपर टॉय वाले रूम का दरवाज़ा हल्का सा खुलता है और फिर धम करके एकदम बंद हो जाता है, जैसे किसी ने अंदर से बंद किया हो। और फिर बच्चियों की हंसने की आवाज़ आती है। वो पसीने पसीने होकर नीचे आते हैं और कहते हैं कि शायद तुम सही कह रही थी, मैं किसी से बात करता हूँ इस बारे में, और ये कहकर बाहर चले जाते हैं। अब मैं उनका वेट तो नहीं करने वाली थी कि वो किसी से बात करें, तो मैंने अपनी अम्मी को कॉल करके सारे मामलात बताए। मेरे अब्बू एक मदरसे से जुड़े हुए थे, तो उन्होंने वहाँ किसी अल्लाह वाले से बात की। वैसे तो वो मदरसे वाले इन मामलात में ज़्यादा मुदाखलत नहीं करते कि कहीं लोग हर चीज़ को जिन भूतों से ना जोड़ दें, पर हमारे बारे में पता था तो उन्होंने कुछ पढ़ने के लिए दिया। उन्होंने जो बताया था मैंने उसे 3 दिन पढ़ा, तो तीसरे रोज़ मुझे फिर ख्वाब आया और मैं देखती हूँ कि मेरी बच्चियाँ 2 और बच्चियों के साथ खेल रही हैं इसी घर में और बहुत खुश हैं। देखने में मेरी बच्चियों जैसी ही थीं कि अचानक कोई जो मुझे नज़र नहीं आता मेरी बच्चियों को हाथ से पकड़ के ऊपर वाले एरिया में लेकर जाता है और ज़बरदस्ती नमाज वाले कमरे का दरवाज़ा खोलकर उन्हें वहाँ बंद कर देता है। और मुझे फिर दरवाज़ा पीटने की और रोने की आवाज़ें आती हैं और मेरी आँख खुल जाती है। मैं ये ख्वाब अपने अब्बू को बताती हूँ, जो उन अल्लाह वाले को बताते हैं, पर 3-4 दिन गुजरने के बाद भी उनका कोई जवाब नहीं आता। मैं बेचैन रहती हूँ और अब्बू को फोर्स करती हूँ कि आप पता करें
कि क्या मामलात हैं। छठे रोज़ वो अल्लाह वाले अब्बू को बताते हैं कि आपकी बेटी जिस घर में रहती है उसमें एक जिनजादी अपने बच्चों के साथ रहती है। जब से आपकी बेटी उस घर में मूव हुई है तो वो लोग ऊपर के एक कमरे में चले गए हैं। उसका इसरार है कि ये घर उसका है और यहाँ इस घर बनने से भी पहले की वो रह रही है। वो चाहती है कि आपकी बेटी और उसकी फैमिली यहाँ से चले जाएं। वो एक नेक जिनजादी है, तभी उसने कोई नुकसान नहीं पहुँचाया और ना ही वो नुकसान पहुँचाने का इरादा रखती है। क्योंकि आपकी बेटी के घर में नमाज और कुरान का अहतमाम है तो इसीलिए वो वक्तन फ़वक्तन अपने होने का सिर्फ एहसास ही दिला रही है और कुछ कर नहीं रही। अब्बू ने बताया कि वो अल्लाह वाले थोड़ा खामोश हो गए थे और फिर कहने लगे कि अगर ये घर कंपनी ने दिया है तो आप अपने दामाद से कहें कि ये घर छोड़ दे और कंपनी से कहे कि कहीं और बंदोबस्त कराएं। अभी वो नुकसान नहीं पहुंचा रही, पर अल्लाह की इस मखलूक से लड़ाई नहीं करनी चाहिए। अब्बू ने जब मेरे हस्बैंड को ये बताया तो उन्होंने फ़ौरन जाकर कंपनी में बात की और सारे मामलात बता दिए। कंपनी सपोर्टिव थी, उन्होंने मज़ीद कोई सवाल नहीं किया और इन मामलात को समझा और हमारे लिए किसी होटल अपार्टमेंट में अरेंजमेंट करवा दिया जब तक कोई परमानेंट अरेंजमेंट ना हो जाए। 7 दिन बाद हमें मूव होना था तो हमने पैकिंग शुरू कर दी। तो मेरी बेटी मुझसे पूछती है कि मम्मा हम कहाँ जा रहे हैं। तो मैं इंटेंशनली आवाज़ ऊंची करके कहती हूँ, बेटा हम अब कहीं और मूव हो रहे हैं, ये घर किसी और का है। मेरी बेटी मुझसे पूछती है कि मम्मा किसका। तो मैं बस यही कहती हूँ कि है किसी का और हमें अल्लाह की मखलूक को परेशान नहीं करना चाहिए। अब जिस रोज़ हमारी आखिरी रात थी इस घर में, उस रात मैं ख्वाब देखती हूँ कि मैं अपने बेड पे सो रही हूँ और ख्वाब में मेरी आँख खुलती है। मैं बेड से उठकर बेडरूम के दरवाजे तक चलती हूँ और उसे खोलती हूँ और आहिस्ता से सीधे हाथ की तरफ जहाँ हमारा लाउंज होता है उस तरफ मुड़ती हूँ। वहाँ लाइट्स ऑन होती हैं और मेरे सामने एक औरत उसी मरून अबाई की चादर में हिजाब किए खड़ी है और उसके साथ अबाई में 2 बच्चियां हैं, एक सीधे हाथ पे और एक उल्टे हाथ पे, जो उसका हाथ पकड़ी हुई हैं। पर इस बार वो चेहरा नीचे नहीं किए हुए है। तो मैं आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ती हूँ कि देखूँ तो कि ये कौन है। मैं जैसे जैसे आगे बढ़ती हूँ तो मुझे उसका चेहरा नज़र आने लगता है और वो चेहरा और क्लियर होने लगता है। आज मैं पहली बार उस औरत को देख रही थी जो इतने अरसे से मेरे ख्वाब में आ रही थी और मुझे मुख्तलिफ़ तरीक़ों से अपने होने का एहसास दिला रही थी। वो एक बहुत गोरी औरत थी, जैसे उसके अंदर खून ही ना हो, या ये कहूँ कि चेहरे पे नूर था। चेहरा ऐसा था जैसे लोकल मलय औरतों का होता है और आंखें साइड से लंबी लंबी और जैसे उसने गहरा काजल लगाया हुआ हो, पर वो काजल नहीं था। उन तीनों के चेहरे पे एक मुस्कुराहट थी और फिर ख्वाब धुंधला होने लगता है और मैं उसी तरह तेज़ धड़कनों के साथ उठती हूँ, पर कोई घबराहट नहीं होती और पानी पीकर फिर सोने लेट जाती हूँ। अगले रोज़ हम उस घर से चले जाते हैं। हम 2 साल मलेशिया में रहे और जब मेरे हस्बैंड का कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हुआ तो हम वापस पाकिस्तान आ गए। जब तक मैं वहाँ थी मैंने कई बार सोचा भी कि कभी जाकर उस घर का चक्कर लगाऊं, पर मेरे हस्बैंड ने मानना तो था नहीं, तो मैंने उनसे कभी नहीं कहा और ना ही गई। लेकिन मैं आज भी अपने जहन से उस औरत को या उसके चेहरे को नहीं निकाल पाई। अगर आपके साथ भी कोई वाक़या ऐसा हुआ हो जहां आपने कुछ अलग एक्सपीरियंस किया हो तो ईमेल एड्रेस स्क्रीन पे है, उस पे मुझे भेज दो और मैं उसे अपने चैनल पे फीचर कर दूंगा। बहुत जल्द मैं आपसे अपना व्हाट्सएप नंबर भी शेयर कर दूंगा ताकि जिन्हें स्टोरीज व्हाट्सएप करनी हो तो वो कर दें। अगली कहानी हमें बांग्लादेश से आई है और एक फ्रूट ट्रक ड्राइवर की है और बहुत हॉरर है, तो इसे मिस मत करना। तो इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो और इस कहानी को लाइक और शेयर भी कर दो, इससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलेगी। अब मिलता हूँ अगली स्टोरी में, फिर मिलते हैं।